एवरीवन, वेलकम टू ध्यान सागर एकेडमी। आज हम देखने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर देखा था, जहां पे हमने ट्रांसफार्मर देखा, रेक्टिफायर देखा, रेक्टिफायर के टाइप्स देखे, फिल्टर सर्किट देखा, फिल्टर सर्किट कैसे कैपेसिटर सर्किट होता है वो देखा। उसके बाद एक लास्ट टर्म हमारी वहां पे रह गई थी, दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर मैंने आपको तब भी कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम जीनर डायोड को यूज करते हैं, कि हम वोल्टेज रेगुलेटर की जगह हम जीनर डायोड को यूज करते हैं। इसलिए आज के टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक जीनर डायोड है। आज हम सबसे पहले जीनर डायोड देखेंगे, फिर बाकी सारे डिवाइसेस देखेंगे, फोटो डायोड, सोलर सेल, एलईडी। इनमें से एक ना एक पेपर में आता है और उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सब पूछी जाती है, प्रिंसिपल तक पूछा जाता है। इसलिए इन चारों को ध्यान से पढ़ लो, इनमें से एक ना एक आपके पेपर में पक्का आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहली चीज आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं जीनर डायोड के बारे में। जीनर डायोड होता क्या है? नॉर्मली आपको पता है डायोड क्या होता है। डायोड ऐसी एक दिखने वाली चीज होती है, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है ना। जीनर डायोड का भी यही सिंबल होता है, जीनर डायोड का भी यही सेम सिंबल होता है, बस यहाँ पर एक आपको ऐसा एरो बना देना, यहाँ पे कैसे एरो बना देना, बन गया जीनर डायोड। मैंने दिखाया हुआ है, शो पहले ही किया है मैंने। यहाँ पर ये सब मैंने पहले ही आपके लिए लिख के रखा है ताकि आपका मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो यहाँ पे इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। आपको याद होगा 11th क्लास में आपने देखा था, या तो मैंने शायद से फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हो कि नहीं, बट 11th क्लास में आपने ऐसी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी शायद से पीएन जंक्शन की। ऐसी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी आपने पीएन जंक्शन, जिसमें ये वाला साइड आपका फॉरवर्ड बायस होता था एफबी, और ये वाला साइड आपका रिवर्स बायस होता था आरबी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो आपको जीनर डायोड में याद रखनी है कि सबसे पहला काम क्या है इसका, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। सबसे पहली चीज ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन करता कैसे? हमेशा रिवर्स बायस में। ये कॉपी पे लिख लेना, ऑलवेज वर्क्स है, ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स्ड बायस्ड। ये लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस्ड। ये इसकी कंडीशन, एक मेजर कंडीशन है कि जीनर डायोड आपका हमेशा रिवर्स बायस्ड स्टेट में काम करेगा। दूसरा एक टर्म यहाँ पे हाईलाइट करता हुआ है, ये जीनर ब्रेकडाउन, या जिसको आप काफी किताबों में एवलांच ब्रेकडाउन भी लिखा होता है, बट आप ये याद रखना पेपर में ये लिखोगे तो बढ़िया। अब जीनर ब्रेकडाउन होता क्या? देखो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। अभी मैंने आपको आईवी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताई इसकी पीएन जंक्शन की। अब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आप जीनर डायोड की देखो, जीनर डायोड की। अभी मैंने आपको कहा जीनर डायोड आपका रिवर्स बायस में काम करता है, जीनर डायोड आपका रिवर्स बायस में काम करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का ग्राफ नहीं बनाया, ये फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ नहीं बना, सिर्फ रिवर्स बायस का बना है। ध्यान रखो ये रिवर्स बायस का ग्राफ, क्योंकि पीएन जीनर डायोड आपका इसी वाले रिवर्स बायस स्टेट में ही काम करता है, इसी रीजन में काम करेगा। देयरफॉर मैंने ये वाला रीजन बना के रखा है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा y एक्सिस पे I है और x एक्सिस पे हमारा वोल्टेज है। y एक्सिस पे I है और x एक्सिस पे हमारा वोल्टेज है, इसलिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। अब देखो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से हम अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, पहले हमने इतना बढ़ाया, फिर हमने इतना बढ़ाया, फिर हमने इतना बढ़ाया, फिर इतना, बट आप देख रहे हो करंट में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे हमने वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, काफी वोल्टेज हमने बढ़ा दिया, बट करंट में माइनर सा भी इंक्रीज नहीं है। करंट एकदम कांस्टेंट है, बढ़ी नहीं रही है, नेग्लिजिबल है आपकी करंट एकदम। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपने थोड़ा और बढ़ाया, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे आपका जो करंट है वो एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज करके। मैं क्या कह रहा हूं कि आप देखो, आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया वोल्टेज बढ़ाना, पहले यहां बढ़ा, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया जब आपने अपना वोल्टेज इतना बढ़ा दिया, उसको ऐसे सर्टेन वोल्टेज पर ले आए कि आपका जो करंट एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज होकर एकदम सैचुरेट आउट हो गया। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, ZB जीनर ब्रेकडाउन। इसी फिनोमिना, इसी प्रिंसिपल पे आपका जीनर डायोड काम करता है। कल को कोई अगर आपको पेपर में पूछे कि किस प्रिंसिपल पे आपका जीनर डायोड काम कर रहा है, सबसे पहले रिवर्स बायस स्टेट में काम करता है, और दूसरा जीनर ब्रेकडाउन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जीनर ब्रेकडाउन प्रिंसिपल क्या है? a sudden increase, increase in current after a certain voltage, after a certain voltage is reached, after a certain voltage is reached। ये है आपका जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, चलो जरा आगे चलते हैं, देखते हैं आपका जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है तो कैसे करता है। ये देखो, सबसे पहली चीज आपको पेपर में क्वेश्चन भी आता है भाई, डिफाइन द वर्किंग ऑफ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर से आपको समझ क्या आता है? वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा एक डिवाइस है जो अगर आपकी
इनपुट पे इरेगुलेटेड वोल्टेज आती है। देखो जैसे ये पूरा डायग्राम है, यहाँ पे आपकी इरेगुलेटेड वोल्टेज आती है, इरेगुलेटेड वोल्टेज यहां से आपकी इरेगुलेटेड वोल्टेज आती है, जो मैंने इनपुट वी आई लिखा ना, वी इनपुट है। और इस साइड पे जब आपने जीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया है, तो इस साइड पे आपका रेगुलेटेड वोल्टेज होती है, रेगुलेटेड वोल्टेज। ये काम होता है आपके एक वोल्टेज रेगुलेटर का, ठीक है। इरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में भेजना, मतलब क्या है, जितना भी यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होगा आपकी वोल्टेज में, उसी को बोलते हैं रेगुलेटेड। तो आपका जो लोड है, जो लोड रेजिस्टेंस, जो अप्लायंस आपको चलाना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो होता कैसे है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, ये चमकता हुआ दिस, ये ध्यान से पढ़ो कि वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये एक की पॉइंट है आपका, दिस इज अ की पॉइंट, दिस इज अ की पॉइंट जो आपको याद रखना है कि वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इज ऑलवेज कांस्टेंट, तभी जाके वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे दो लूप्स हैं, एक लूप ये वाला है, एक लूप ये वाला है। लूप्स देखने आते हैं ना आपको, किरचॉफ लॉ अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर है, बट फिर भी ध्यान से देखो, ये एक लूप है, यहां से यहां से यहां से यहां से एक लूप है, और यहाँ 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 है, ये दो लूप है। सबसे पहली चीज देखो, मैंने ये जीनर डायोड जो है मेरा, ये मेरा जीनर डायोड है, इसका एन साइड मैंने यहाँ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, और इसका पी साइड मैंने यहाँ पे नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। देयरफॉर कौन सा बाइसिंग होगी, रिवर्स बाइसिंग। कौन सी बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। अब दूसरी चीज, आप मानो ये जो मैंने इनपुट एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ये क्यों लगाया जाता है, ताकि आप अपने जीनर डायोड को प्रोटेक्ट कर सको। ये क्यों लगाया जाता है, ताकि आप अपने जीनर डायोड को प्रोटेक्ट कर सको। आपकी मल्टीपल चॉइस है, ये किताब में मल्टीपल चॉइस है, उसका आंसर यही है कि ये सीरीज रेजिस्टेंस लगाया क्यों जाता है, ताकि आप अपने जीनर डायोड को प्रोटेक्ट कर सको। दूसरी चीज, यहाँ पर मैंने एक एमीटर लगाया करंट मेजर करने के लिए, जिससे जीनर डायोड में जाने वाली करंट हमने मेजर की, जिसका नाम है आईजेड, इसका नाम है आईजेड। मैं एक बार अच्छे से बताता हूं आपको, ध्यान से देखो, जीनर डायोड के अक्रॉस जाने वाली करंट है आईजेड, इस सीरीज रेजिस्टेंस के जाने वाली अक्रॉस जाने वाली करंट है आई सफिक्स आई, आई सफिक्स आई। मैं इसको आई आई बोलूंगा तो लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आई सफिक्स आई, दिस इज आई सफिक्स आई, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा कि वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इज ऑलवेज कांस्टेंट, और आप देखो कि मैंने यहां पे जीनर डायोड के एकदम पैरेलली जो अपना लोड है वो अटैच किया है। लोड है तो मतलब वहां पे आउटपुट वोल्टेज होगा ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज वीजेड है, तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो आउटपुट है, ये आउटपुट साइड है, वहीं पे मुझे सब कुछ चाहिए ना अपना, इसलिए वो आउटपुट साइड है। अब ये दोनों मैंने पैरेलल में लगाए, हाँ कि ना, पैरेलल में है ना, यहां तक आपकी करंट सेम आ रही होगी, बट यहाँ पे और यहाँ पे अलग करंट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन आता है ना, इसलिए ये और ये वाला जो ब्रांच है आपकी पैरेलल में, और पैरेलल में सबको पता है वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम। देयरफॉर जो VZ है आपका, वो आपके VO के बराबर होगा, ठीक है। ये कॉपी में लिख लेना, इन पैरेलल वोल्टेज सेम, वोल्टेज सेम, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं इसकी वर्किंग। मान लो सबसे पहली चीज देखो, आप ये वाला लूप कंसीडर करो, ये वाला, उस लूप को भूल जाओ, इतना लूप कंसीडर करो, इतना लूप कंसीडर करो। ये जो V in है, जो मैंने V इनपुट लगाया, ये टोटल इस VI प्लस VZ के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यही वोल्टेज है जो इस पर भी टूट रहा है और इस पर भी टूट रहा है, क्योंकि सीरीज में आपका जो वोल्टेज होता है वो टूटता है। मैं अभी बोल रहा हूँ वो वाला मेश भूल जाओ, अभी सिर्फ इतने वाले मेश को कंसिडर करो। मेश मतलब ये आपका ये लूप, मेश मतलब लूप। आप अभी इतने ही लूप को कंसिडर करो। मान लो कि दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पे मैंने जो आउटपुट से जो आपको एक वोल्टेज दी है बाहर से, एक्सटर्नल वोल्टेज, वो है V in, वो इसमें और इसमें जो टूट रही है ना, 5 ही तो आपका 2 + 3 में टूटता है ना, या 3 + 2 में, है कि नहीं। तो इसलिए मान लो जो आपका V in है वो VI + VZ में टूट रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V in = VI + VZ, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से आप सबको पता है, ओम्स लॉ के हिसाब से आप सबको पता है V = IR, V = IR, where V is the potential difference, I is current, R is resistance। तो अगर मेरे को इसके अक्रॉस ये VI पोटेंशियल लिखना है, ये सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस VI पोटेंशियल अगर मुझे लिखना है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, I suffix I into R, I suffix I into R, ऐसे ही लिखूंगा, हाँ कि ना।
है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब आप मान लो कि करंट थ्रू सीरीज resistor, current through series resistor is increasing, current through series resistor is increasing, current through series resistor is increasing। तो therefore आप देखो, अगर इससे सीरीज रेजिस्टेंस से अगर मैं ये करंट इंक्रीज कर रहा हूं, सीरीज रेजिस्टेंस से अगर मैं करंट इंक्रीज कर रहा हूं, एसी करंट आता है ना, एसी करंट कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका करंट इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लिकेशन में ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये पूरी क्वांटिटी ही इंक्रीज होगी, हाँ कि ना। ये अकेला अगर इंक्रीज हो रहा है, मान लो अगर मैंने 2 into 3 x क्वांटिटी को मैंने लिखा है 2 into 3, मैं इस 2 को बढ़ा के 3 लिखूंगा तो x भी तो बढ़ेगा ना, 2 बढ़ाया तो x भी तो बढ़ा, हाँ कि ना। ये तो है बिल्कुल, शाबाश। अब देखो, अब आप देखो, अगर 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 करंट थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर VI will increase, VI will increase। मैं ऐसे लिख रहा हूं, अभी आपको बस ध्यान दो। ये देखो, अगर करंट थ्रू सीरीज से इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो आपका VI है वो भी इंक्रीज करेगा। बट आपको ये चीज पता है कि VZ आपका कांस्टेंट है, आपका जो VZ है वो कांस्टेंट है, देयरफॉर आपका यहां पर जितना भी करंट, जितना भी वोल्टेज बढ़े कम हो, आपके VZ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी लिखा वोल्टेज अक्रॉस ज़ीनर डायोड इज कांस्टेंट। और अगर VZ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसी के पैरेलली हमने RL लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, देयरफॉर हमारा VZ इज कांस्टेंट। ये लिखो, therefore we know our VZ voltage across Zener diode is constant, therefore VO output is also constant because both are connected in parallel, इसीलिए हम Zener diode का वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसमें जितना भी वोल्टेज बढ़े कम हो, आपका VZ का वोल्टेज जो है, जो आपका VZ है, VZ वोल्टेज वो हमेशा कांस्टेंट है, और उसी के एकदम पैरेलली हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया। तो अगर ये वोल्टेज कांस्टेंट है तो उसके अक्रॉस भी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वोल्टेज अलोंग द सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, इन दिस वे द ज़ीनर डायोड वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। समझ आया? इसीलिए ये इररेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आया समझ? सारा गेम बस इसी चीज का। ठीक है, ऐसे आपका ज़ीनर डायोड काम करता है। इसी के साथ हमारा जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, वोल्टेज रेगुलेटर। चलते हैं आगे देखो, आगे हम जो डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फोटोडायोड। आगे हम जो डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फोटोडायोड। फोटोडायोड के लिए आपको एक मेजर कंडीशन याद रहनी चाहिए। अगर आपने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ा होगा इसके पहले, नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे यहाँ पे, बट फिर भी अगर आपने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ा है तो आपको एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट का फॉर्मूला पता होगा। एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग, पूरा लिखता हूं, लाइट फॉलिंग ऑन अ वर्क पीस, लाइट फॉलिंग ऑन अ वर्क पीस, इसका फॉर्मूला होता है hc/λ, या कहीं कहीं जगह इसको hµ भी लिखते हैं, hµ ही आपका c/λ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर क्यों लिखा, तो मैं अभी आपको बताता हूं। देख लो, सबसे पहले फोटोडायोड जो आपका डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी, ये लिखना कॉपी में, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपका फोटोडायोड का मेजर काम। अब आप देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पीएन जंक्शन लगाया हुआ, बट मैंने जो लाइट है ना सिर्फ इतने ही पोर्शन में डाली और कहीं नहीं डाली। ऐसा क्यों है वो अभी आपको मैं ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। आप देखो, लाइट मैंने इतने ही पोर्शन में डाली है क्योंकि हमने अपने इस फोटोडायोड में जो पीएन जंक्शन यूज किया उसका इतना जो पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट बनाया। क्या बनाया? ट्रांसपेरेंट। अब आधे बोलेंगे सर क्यों बनाया ट्रांसपेरेंट, तो भाई साहब लाइट गिरेगी कैसे, लाइट अब्सॉर्ब कैसे होगी?
इस पे मैं लाइट गिरा रहा हूं तो कोई फायदा होगा अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा? ये लाइट को अब्सॉर्ब कैसे करेगा? चेंज किसको करेगा? कन्वर्ट किसको करेगा? अगर मैं इसको रिफ्लेक्टिव बनाऊंगा तो जितनी लाइट आ रही है उतनी वापस भेज देगा, है ना? हाँ, वो अब आप लोग बोलोगे कोई भी सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिव नहीं होता, बट कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब कर पाएगा, उससे एनर्जी बनेगी, उससे कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी? कुछ अप्लायंस चला ही नहीं पाओगे आप, कुछ अप्लायंस चला ही नहीं पाओगे। इसलिए हमने ये वाला जो अपना रीजन है इसको एकदम ट्रांसपेरेंट बनाया, इसको एकदम ट्रांसपेरेंट बनाया। दूसरी चीज अगर आपको यहां पे दिख रही होगी, अगर आपने पॉइंट आउट कर लिए तो मैं लिखने जा रहा हूं, इट ऑल्सो वर्क्स इन रिवर्स बायस स्टेट। रिवर्स बायस्ड स्टेट, ये भी एक मेजर पॉइंट है। आप रिवर्स बायस स्टेट में काम करता है, देख लो मैंने एन साइड के साथ पॉजिटिव कनेक्ट किया है और पी साइड के साथ नेगेटिव कनेक्ट किया, ठीक है? इसलिए आपका जो फोटो डायोड है वो भी आपका रिवर्स बायस स्टेट में काम करता है। अब इसकी वर्किंग क्या है, कैसी है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर आपको दिख रहा होगा मैंने यहां पर एक एमीटर लगाया हुआ है। व्हाट इज दिस एमीटर यूज्ड फॉर? दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट अक्रॉस अ डिवाइस, अक्रॉस अ ब्रांच, ऐसा भी कुछ कह सकते हो, ठीक है? ये जो आपका एमीटर है ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। यहां पे हम देखते हैं करंट कितनी मेजर हुई है। अब मैं आपको सबसे पहले जरा इसकी वर्किंग बताता हूं। देखो जो इधर मेजर कंडीशन है ना, मेजर कंडीशन फॉर फोटो डायोड टू वर्क, फॉर पीडी फोटो डायोड टू वर्क इज, यहां पर जो hc बाय लैम्डा है, जो एनर्जी फॉलिंग, एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग है, यहां पर एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग hc बाय लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन eg। ये बहुत एक बड़ा की पॉइंट है आपके इसके काम करने के लिए। ये लिखोगे पेपर में तो नंबर तो आराम से मिलेंगे, ठीक है? ये एक की पॉइंट है, याद रखो, इसको स्टार मार्क करके लिख लो कि आपका hc बाय लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन eg। अब आधे लोग बोलेंगे eg क्या सर? eg इज बैंड गैप एनर्जी, eg इज बैंड गैप एनर्जी, ठीक है? आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आपकी जो फॉलिंग लाइट की इंटेंसिटी है वो एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका फोटो डायोड काम करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो लाइट फॉलिंग है, यहाँ पे जो लाइट फॉलिंग है, अगर उसकी एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से कम हुई तो वो इससे इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा वर्कपीस से, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर पाएगा। केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, जब एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो वो एक्साइट होते हैं, एक्साइट होकर वो जंप करते हैं दूसरे शेल में, है कि नहीं? जंप करने का मतलब है फ्री हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी? इसीलिए यहां पर जो आपकी लाइट फॉलिंग है उसकी एनर्जी hc बाय लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन द बैंड गैप एनर्जी, तभी जाके वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर पाएंगे, तभी जाके वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर पाएंगे। और देखो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, यहाँ पे हमने बाइसिंग की हुई है, जो इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएंगे और जो होल्स क्रिएट होंगे इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने की वजह से वो नेगेटिव टर्मिनल के पास चले जाएंगे, और ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती, ठीक है? अब देखो इसका काम करने का तरीका क्या है। इतना सबने लिख लिया, ये इसका मैं बता रहा हूं ओवरव्यू, मैं बताता हूं होता क्या है। चलो देखो, सबसे पहले इनिशियली लिखो, इनिशियली द फोटो डायोड PD फोटो डायोड, यहां लिख देता हूं भाई, आधे लोग बोले PD फोटो डायोड इज इन रिवर्स बायस्ड स्टेट। सबसे पहले ये रिवर्स बायस स्टेट में, हाँ की ना? तो देयरफॉर एज्यूम करो कि देयर विल बी रिवर्स बायस स्टेट, ठीक है? एंड देयर is no light falling on it। ये पहली कंडीशन है, falling on it। सबसे पहली चीज ये है कि इनिशियली जो आपका फोटो डायोड है वो आपने रिवर्स बायस में रखा हुआ है और उस पर कोई भी लाइट नहीं गिर रही है। देयरफॉर वहां पर अगर वो रिवर्स बायस में है तो वहां पे क्या निग्लिजिबल, बिल्कुल ही छोटा करंट दौड़ रहा होगा। देयर विल बी a very small current flowing through it। जब हमने इसको डार्क में रखा होता है तब इससे एक बहुत छोटा करंट फ्लो कर रहा है, वेरी स्मॉल करंट flowing through it, जिसको हम क्या कहते हैं, ये टर्म याद रखो, known as डार्क करंट।
नोन एज डार्क करंट, कृपया करके साथ साथ लिखिए क्योंकि अब ये मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। नोन एज डार्क करंट, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं बट फिर भी लिख लो साथ साथ, ठीक है। मैंने लिखा क्या है कि इनिशियली सबसे पहले जो आपका फोटो डायोड है वो रिवर्स बायस है, और दूसरी चीज क्या है, उसमें कोई भी लाइट नहीं गिर रही है। मान लो सबसे पहले इस पे कोई लाइट नहीं गिर रही, तो उस टाइम पे क्या होगा ना, यहां पर एक बहुत ही छोटा करंट, ये एमीटर होगा ना, ये एकदम बहुत कम डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा, इधर एक छोटा करंट आई डार्क करंट कहते हैं, वो चल रहा होगा यहाँ पे, बहुत ही नेग्लिजिबल, इतना छोटा, मान लो 5 मिली एम्पेयर। 5 मिली एम्पेयर क्या होता है भाई, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.005, 0.005 तो अप्रोक्स नेग्लिजिबल ही है ना, कोई मतलब ही नहीं है इसको, इससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम डार्क करंट कहते हैं। डार्क करंट क्यों, क्योंकि कोई लाइट फॉल कर ही नहीं रही है, इसलिए हम इसे डार्क करंट कहते हैं। अब देखो, मैंने कहा इनिशियली यहाँ पर एक डार्क करंट चल रहा है, ठीक है, आईडी के नाम से। मैंने अब एज्यूम किया है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मिली एम्पेयर, मान लो, ऐसे मानो कि उसका जो मैग्नीट्यूड है 5 मिली एम्पेयर, पहली राम गाथा ही है। अब देखो अब क्या, अब देखो अब क्या कहानी है, ठीक है। अब देखो अब क्या कहानी, नाउ a light of energy, अब देखो, now a light of energy hc by lambda greater than Eg, ये पूरा आप अगर ब्रैकेट में लिखोगे, ये पूरा अगर आप ब्रैकेट में लिखोगे तो बहुत बढ़िया होगा कि a light of energy hc by lambda greater than Eg is falling on the photodiode, PD, photodiode, due to which the electrons and holes pairs will get generated, ठीक है। इससे क्या होगा, जब यहाँ पे लाइट एनर्जी पड़ेगी hc by lambda ग्रेटर देन बैंड गैप एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जनरेट होंगे, ठीक है। एंड वी हैव अप्लाइड बायसिंग, therefore the electrons and holes will move to their respective terminals। इससे क्या होगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्स होल्स के जो पेयर जनरेट होंगे, जब हमने hc by lambda ग्रेटर देन बैंड गैप एनर्जी जब इस पे हमने थ्रो किया है, इस पे हमने इनिशिएट किया, इंसिडेंट किया, तो उससे क्या होगा, अब हमने एक्सटर्नल बायसिंग अप्लाइड की है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ चले जाएंगे और जो आपके होल्स होंगे वो नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, और उससे क्या होगा, ये सबने लिख लिया, उससे क्या होगा, ड्यू टू विच there will be a certain increase in the current, due to which there will be a sudden increase in the current, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम 5 टाइम, हद से हद। मान लो पहले जो आपका करंट डार्क करंट था वो 5 मिली एम्पियर था, तो जब इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, जो आपका बढ़ा हुआ करंट है वो मान लो लगभग 25 मिली एम्पियर का हो गया, वो 25 मिली एम्पियर का हो गया। इसी तरीके से आपका जो फोटो डायोड है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये थी इसकी पूरी वर्किंग। अब आप एक चीज देखो कि अब आपको बुक से पढ़ना है, सबसे पहली चीज जो आपका होमवर्क है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये यूज कहां पे होता है। सबसे पहली एप्लीकेशन मैं आपको इसकी बताता हूँ, जो एक मेजर एप्लीकेशन है जो आप लिख सकते हो कि ये दिस इज यूज्ड एज काउंटर, दिस ने it is generally used as counter क्या होता है भाई, गिनने वाला, 1 2 3 4 5 6 7 गिनने वाला, उसको काउंटर बोलता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो
मान लो कि ये आपकी एक रोड है, ये आपकी रोड है, यहां पे आपने अपना एक फोटो डायोड लगाया हुआ है ऐसे, मान लो यहां पे आपने अपना एक फोटो डायोड लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अपने फोटो डायोड लगाया, रिवर्स बायसिंग की हुई ऐसे, ऐसे आपने इसकी रिवर्स बायसिंग की हुई, एक फोटो डायोड लगाया, ये वाली लेयर यहां से यहां तक ये तो आपकी ट्रांसपेरेंट है ना, इतना एरिया आपका ट्रांसपेरेंट है, मैं दिखा देता हूँ कितना एरिया आपका ट्रांसपेरेंट है जिसपे आपने लाइट एनर्जी फॉल करी, ये वाला एरिया आपका ट्रांसपेरेंट है। आप मान लो आपने क्या किया है, यहाँ पर आपके पास एक लाइट सोर्स है, यहाँ पर आपके पास एक लाइट सोर्स है, आपने उससे निकलने वाली सारी लाइट्स एक कन्वेक्स लेंस के थ्रू कन्वर्ज करके सारी इस ट्रांसपेरेंट रीजन में दी हुई है, ठीक है। तो मतलब ये कौन सी है, दूसरी कंडीशन है, जब फोटो डायोड पे लाइट फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब तब हमारे फोटो डायोड में 25 मिली एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, 25 मिली एम्पियर का करंट दौड़ रहा है अभी, ठीक है। ये रोड के इस साइड आपका ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे आपका फोटो डायोड है, आपने पूरा ये सिस्टम लगाया हुआ है ताकि इस पे लाइट जा रही है और ये 25 मिली एम्पियर का करंट जनरेट कर रहा है उस टाइम पे। अब मान लो सडनली यहाँ से एक गाड़ी आई, जिसने इसको क्रॉस किया, तो उसने क्या किया, उसने इस लाइट का और इस फोटो डायोड के बीच का कॉन्टैक्ट तोड़ा, हाँ की ना, तोड़ा ना। अगर ये इसका कांटेक्ट तोड़ता है तो इसका मतलब ये फिर कौन से स्टेट में आ गया, जब इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा था, मतलब इसका कौन सा करंट फ्लो करेगा, डार्क करंट। कौन सा करंट फ्लो करेगा, डार्क करंट, जो कितना हमने एज्यूम किया था 5 मिली एम्पियर। अब आप बोलोगे सर काउंटर की तरह इसमें कैसे यूज हो रहा है, तो देखो ना, जब इस पे कोई गाड़ी पास नहीं हो रही है तब 25 मिली एम्पियर, अब एक गाड़ी पास हुई तो ये एक बार 25 से 5 पे गया, जब दूसरी गाड़ी पास होगी फिर ये 2 बार 25 से 5 पे जाएगा, जब तीसरी गाड़ी पार होगी तब ये तीसरी बार 25 से 5 पे जाएगा। ऐसे जितनी बार 25 से 5 मिली एम्पियर पे जा रहा है उतनी गाड़ियां यहां से गिरी पास हो रही हैं, ऐसे हम इसको काउंटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। आया समझ? बाकी एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है आप किताब से पढ़ लीजिएगा, ये सबसे प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है लिखने जाने वाली, ठीक है। इसी के साथ हमारा फोटो डायोड खत्म होता है। चलते हैं आगे का हमारा टॉपिक है सोलर सेल। सुन के सबको पता लग गया होगा क्या करता है भाई, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखो, अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर वो भी तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था फोटो डायोड, तो ये ऐसा क्या खास काम करता है जो हम इसको यूज में ला रहे हैं। मैं बताता हूं, देखो आप मानो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या क्या बनाया। सबसे पहली चीज ये आपका एक फोटो डायोड, ये आपकी एन साइड है, ये आपका पी साइड है और ये आपका डिप्लीशन लेयर है बीच का एकदम, ये आपका डिप्लीशन लेयर, ठीक है, ये आपका डिप्लीशन लेयर। ये आपके कंडक्टिंग मटेरियल्स है, ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं इसकी, कंडक्टिंग मटेरियल, ये आपके कंडक्टिंग मटेरियल है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये आपने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, मान लो एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। आप बोलोगे यार सर एक चीज यहाँ पे दिख नहीं रही है और एक चीज थोड़ी हमें कंफ्यूजन है, मैं आपके सारे कंफ्यूजन पहले दूर करता हूँ। एक मेजर चीज आपको यहाँ पर देखो, ये भी क्या करता है, इट कन्वर्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्या था, इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले यहाँ पे एन साइड आपके पीएन जंक्शन की, ये पी साइड है, ये आपके कंडक्टिंग मटेरियल से, और ये बाहर से आपने एक आरएल लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ। आपने यहाँ पर एक चीज गौर की होगी कि here is no biasing, मैंने कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, कहीं दिख रहा है क्या आपको? कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, नो बायसिंग। यही है एक मेजर डिफरेंस बिटवीन फोटो डायोड पीडी एंड सोलर सेल। इसीलिए इसके एडवांटेजेस फोटो डायोड्स को ओवरकम करते हैं, ठीक है। वर्किंग वही सेम है, वर्किंग में कुछ नहीं है। यहाँ से लाइट गिरेगी, वो सबसे पहले एन साइड में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फ्री करेगी तो वहां पे होल्स के पेयर जनरेट होंगे, फिर वो अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल के पास चले जाएंगे। वर्किंग सेम है फोटो डायोड की तरह, मेजर चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी क्यों है। अब आधे लोग बोलेंगे यहाँ पे एन साइड पतली पी साइड मोटा ऐसा क्यों बनाया, इसका वेट कम है इसका वेट ज्यादा है, ऐसा हमने क्यों बनाया। दूसरी चीज, ये हमने ऊपर क्यों लगाया, ये हमने नीचे क्यों लगाया। तीसरी चीज, यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल सिर्फ इतनी ही जगह क्यों लगाया, पूरे पे क्यों नहीं लगाया। ये सब एक बच्चे के डाउट होते हैं जो इस क्वेश्चन को, मतलब इस डायग्राम को देखते देखते उसको आते हैं। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज ये एन पतला, ये एन ऊपर क्यों है और पी नीचे क्यों है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करंट को फ्लो करवाना है। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि करंट फ्लो करे,
तो करंट फ्लो किसकी वजह से करेगी, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और हमें पता है n में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हमने n को ऊपर रखा और p को नीचे रखा। ठीक है, सबसे पहला डाउट आपका क्लियर। दूसरा डाउट कि n पतला क्यों बना है विड्थ में और ये p मोटा क्यों है विड्थ में। अब दूसरी चीज, जब लाइट फॉल करेगी वो सिर्फ n में ही नहीं ना पड़नी चाहिए, n से कैरी फॉरवर्ड होके p तक भी जानी चाहिए ना, इसलिए हमने n का विड्थ पतला रखा है ताकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी फ्री करके वो p तक आ सके और p के इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर सके। तीसरी चीज कि हमने कंडक्टिंग मटेरियल इतनी ही जगह पर क्यों लगाया, आगे क्यों नहीं लगाया। भाई अगर आगे लगाएंगे तो लाइट गिरेगी कहां से, लाइट फॉल कहां से करेगी, इसलिए हमने कंडक्टिंग मटेरियल सिर्फ इतनी ही जगह पर लगाया हुआ है ताकि लाइट इस पे फॉल कर सके, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सके, और जो इलेक्ट्रॉन्स और होल के पेयर बनेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनेंगे, वो अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल के पास चले जाएंगे। ठीक है, और इसी से आपका करंट फ्लो करेगा। सेम वर्किंग है आपके फोटो डायोड की तरह, बस ये तीन चीजें आपको देखनी पड़ती। ठीक है, अब आधे लोग बोलेंगे सोलर सेल यूज कहां पे होता है, सबको पता है। सोलर पैनल लगाते हो आप घर के ऊपर, सोलर पैनल, ताकि सनलाइट उस पर पड़ सके और आपका जो सोलर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। आजकल क्या हुआ, आजकल स्ट्रीट लैंप्स जो होते हैं, पहले स्ट्रीट लैंप्स आपके आते थे, जब लाइट चले जाती थी मोहल्ले की स्ट्रीट लैंप्स भी बंद हो जाते थे, बट आजकल ऐसा नहीं होता। स्ट्रीट लैंप्स के ऊपर एक सोलर पैनल इंस्टॉल्ड होता है कि वो सुबह सवेरे से अपनी जो सोलर एनर्जी है उसको एकदम एब्जॉर्ब करके रात को इनकेस अगर लाइट चले भी जाए तो उसको यूटिलाइज करके आपकी गली को रोशन कर सकते हैं। ठीक है, काफी एडवांटेजेस है इसके, ये सब आप किताब में देख के पढ़ लेना, बट मेजर चीजें आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ आना चाहिए, जो आपके इसमें डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। बाकी सब इसमें फोटो डायोड के जैसा ही है, सारी वर्किंग इसकी फोटो डायोड जैसी है। चलो, इसके साथ हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, एलईडी। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं एलईडी। एलईडी क्या है, एलईडी बताने की कोई जरूरत नहीं, दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड, लिखा है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है, कुछ नहीं है, बस सबसे छोटा टॉपिक इस चैप्टर का। किसमें काम करता है, फॉरवर्ड बायस्ड। किसमें काम करता है, फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में करेंगे, आप सबको पता दिवाली आती है, घर पे वो एलईडी वो एकदम लंबी सी तार ले आते हो एलईडी लाइट की, फिर उसको सॉकेट में प्लग इन करते हो, बदले में वो आपको लाइट देती है। ठीक है, तो मतलब इसका जो वर्क है, इसका जो फंक्शन है वो एकदम उल्टा है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। मेजर काम इसका ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखो ये काम कैसा करता है। सबसे पहली चीज है फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में क्या है, फॉरवर्ड बायस में अब देखो यहां पे क्या होगा, ये काम किस पे करता है, किस प्रिंसिपल पे करता है। वहां पे जो हमने बायसिंग की थी फोटो डायोड में और सोलर सेल में, तो हम बायसिंग क्यों करते हैं, ताकि जो आपके होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल के पास चले जाए, रिकंबाइन ना हो पाए, मतलब वापस जुड़ के फर्दर एक चीज और ना बना। ठीक है, रिकंबाइन ना हो पाए इसलिए आपने बायसिंग की थी वहां। बट यहां पर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑन रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बस ये है इसकी एक छोटी सी कहानी, और आपको कुछ याद नहीं रखना है। यहां पे जो आपके होल्स होंगे, यहां पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जब आपस में रिकंबाइन हो जाएंगे, वो एक एनर्जी रिलीज करेंगे जो आपको लाइट की फॉर्म में दिखेगी। जब वो रिकंबाइन होंगे वो एक एनर्जी रिलीज करेंगे जो आपको लाइट की फॉर्म में दिखेंगे। इसी प्रिंसिपल पे आपका जो एलईडी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। किस प्रिंसिपल पे, रिकंबिनेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ। इतना ही वर्किंग है आपके एलईडी का। बट आप लोग सोचते होंगे कि सर हम जब एलईडी लाते हैं बाहर से तो उसमें काफी अलग अलग लाइट्स आती है। देखो एलईडी का आपको सबसे पहले पता है ऐसे दिखती है आपकी एलईडी, एक छोटी सिंपल ऐसे एक एलईडी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, एक टर्मिनल बड़ा होता है, एक टर्मिनल छोटा होता है। ठीक है, ये बात की बात है। बट ये देखो आप बोलते हो सर इससे कभी कभी डिफरेंट लाइट आती है, कभी लाल, हरी, पीली, नीली, ऐसी लाइट क्यों आती है। वो क्यों आती है, हमने जो इसमें मटेरियल यूज किया होता है, हमने जिस मटेरियल एलिमेंट से इसको बनाया होता है, जिस मटेरियल एलिमेंट से बनाया होता है उसकी वेवलेंथ किस रीजन में लाई करती है, उसके हिसाब से वेवलेंथ किस रीजन में लाई करती है,
किस रीजन में लाई करती है, उसके हिसाब से आपका जो एलईडी है वो वैसा रंग आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। ठीक है, यही है आपका एक पूरा ओवरव्यू। एलईडी आपका काम कैसे करता है। सबसे पहले फॉरवर्ड बायस पे काम करता है और करता क्या, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। अभी तक हमने जितने भी डिवाइसेस पढ़े वो लाइट को इलेक्ट्रिकल में करते थे, बट एलईडी आपको पता है आप दिवाली पर यूज करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, तब जाके वो आपको लाइट देता है। तीसरी चीज, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, ऑन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेटेड, उनके रिकॉम्बिनेशन पर ये काम करता है। ठीक है, अब आधे लोग पूछेंगे कि ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट कैसे निकालता है, तो वो जो मटेरियल एलिमेंट हमने इसमें यूज किया होता है उसकी वेवलेंथ किस रीजन में लाई करती है, उसके हिसाब से आपका जो एलईडी है वो आपको लाइट एक्सट्रैक्ट करके देता है। ठीक है, यही था हमारा ऑल ओवर इस लेक्चर 2 का। सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। जीनर डायोड देखा, फोटो डायोड देखा, फोटो डायोड की वर्किंग देखी, उसकी एप्लीकेशन देखी, कहां पे यूज किया जाता है। सोलर सेल देखा, सोलर सेल और फोटो डायोड में डिफरेंस क्या होता है वो देखा, और लास्ट में हमने एलईडी देखा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, अल्फा बीटा क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, वो सब अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में यही खत्म करते हैं, तो थैंक यू। आप सब यहाँ आए, उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में